चढ़ावा चोरी जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद लेगी अब पुलिस। पैसों के इस्तेमाल और लाभार्थियों की होगी जांच। टिन्नू यादव के रिमांड पर आज सुनवाई। पुलिस ने मांगी कस्टडी रिमांड। दिल्ली में 7 बीजेपी सांसदों ने सीएम रेखा गुप्ता से की है मुलाकात। बैठक में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी रहे मौजूद। दिल्ली विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल पर फोकस। दिल्ली में फिर महंगी हो सकती है बिजली। बिल में 8% तक बढ़ोतरी संभव। डीईआरसी ने अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी। देश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हॉर्मूज पर ईरान का एक बार फिर से हमला। यूएई के 2 तेल टैंकरों पर इस मिसाइल हमला किया गया। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत, 6 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जहां राम मंदिर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद अब पुलिस टीम लेती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, चोरी के पैसों के इस्तेमाल और लाभार्थियों की अब विशेष तौर पर जांच की जाएगी। पूछताछ में खुलासा हो सकता है शाम के शिफ्ट में होती थी चोरी। इस बात का खुलासा खुद एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। जहां अविनाश शुक्ला ने 50 से ज्यादा बार दान राशि गायब की है। 8 आरोपियों से जुड़े 50 बैंक खातों की जांच जारी है। राम मंदिर केस इस पूरे मामले पर आरोपियों के रिमांड पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो आज एक बार फिर से उनकी कस्टडी, उनके रिमांड बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है क्योंकि मुश्किलें अभी इतनी जल्दी कम नहीं होंगी। और अब ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है। चोरी के पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे किया गया, इसको लेकर यहाँ पर छानबीन की जा रही है। क्योंकि इससे पहले खबरें ये भी सामने आई थी कि शेयर मार्केट में भी इस तरह के चोरी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। चोरी के पैसों का जो यहाँ पर लेन देन है, जो हेरफेर की गई, वो कैसे कैसे की गई। अब राम मंदिर मामले में अब तक की 10 बड़ी अपडेट। जहां चोरी के पैसों की जांच में आईटी विभाग की मदद अब पुलिस लेगी। साथ ही चोरी के पैसों का इस्तेमाल कहां किया गया, इसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। जिसमें आरोपियों की छिपी संपत्ति की जांच भी अब शुरू हो गई है। और राम मंदिर मामले पर अब तक की जो भी तमाम अपडेट है वो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम तक साझा कर रहे हैं। शाम की शिफ्ट में चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता था। अविनाश शुक्ला ने 50 बार पैसे गायब किए हैं। बकायदा इसके रिकॉर्ड दर्ज है। मामले पर आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। किसी भी तरह से आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। टिन्नू यादव, सुभाष की रिमांड पर आज सुनवाई होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 8 आरोपियों से जुड़े 50 बैंक खातों की जांच लगातार जारी है। और ये 8 आरोपी वो हैं जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बंद है। 2022 से सभी लेन देन खंगाल रही है पुलिस। चोरी की पूरी रकम और नेटवर्क तलाश रही है जांच टीम। तो ये वो तमाम बड़ी अपडेट ग्राफिक्स के माध्यम से साझा कर रहे हैं जिसके तहत लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। क्योंकि अब आईटी विभाग की एंट्री इस पर होने वाली है। पहले तक सीबीआई की एंट्री होने वाली थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पेंडिंग में है, अधर में लटका हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब 20 जुलाई को वापस से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, तब एक बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर सामने आ सकता है। या फिर माना जा रहा है कि सीबीआई की एंट्री हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि अब आईटी विभाग की जो मदद है वो पुलिस की टीम लेती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही मामले पर आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 8 आरोपियों के बैंक खातों की भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, पूरे मामले को लेकर अभी तक की क्या अपडेट है, क्योंकि अब आईटी विभाग की भी एंट्री होने जा रही है इस पूरे मामले पर? ये मामला जैसा दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा ये गंभीर और गहरा मामला है। और इसी कारण से इसमें आपको हर जितने भी विभाग लग सकते सभी विभाग लग चुके हैं। पहले एसआईटी ने पूछताछ की, पुलिस ने की, एंटी करप्शन से लेकर अब इनकम टैक्स की ये पता लगाया जा सके किसके खाते में कितना पैसा जाता था, लेन देन कैसे होता था, संपत्तियों का ब्यौरा क्या है, जो लोग आरोपी हैं उन्होंने संपत्ति कहां खरीदी है, सबका जो रिकॉर्ड है वो अब इनकम टैक्स इकट्ठा करेगा। आपको बता दें अभी हाल में खुलासा हुआ है कि चोरी दोपहर से शाम तक के समय में होती थी और कैमरा बंद कर दिया जाता था। ऐसे में सिर्फ जो टेक्निकल एविडेंस है उसके साथ साथ में अब पैसे वाले एविडेंस, ताकि पैसा कहां खपत किया गया
इसको अब इनकम टैक्स इकट्ठा करेगी और इसके बाद और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। आपको बता दें कि आज सुनवाई भी हो रही है टिन्नू यादव की रिमांड को लेकर। टिन्नू यादव क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा विवादित और सबसे बड़ा नाम आरोपियों में है, और टिन्नू यादव का जो आरोप है वो कितना गहरा है, टिन्नू यादव पर संरक्षण किसका है, टिन्नू यादव का मददगार कौन है, टिन्नू यादव का मार्गदर्शक कौन है, ये सब जानने के लिए पुलिस आज कोर्ट में पहुंची है और इस पर सुनवाई हो रही है कि टिन्नू यादव की रिमांड दी जाए ताकि अच्छे से पूछताछ हो सके। और रमन, ये भी आपसे जानेंगे कि फिलहाल जांच के दायरे को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही, न सिर्फ बैंक खातों को खंगाला जा रहा है बल्कि 2022 से जो भी चोरी या फिर गबन की या हेरफेर यहाँ पर की गई है, राम मंदिर चढ़ावा और दान में हेरफेर जो की गई है, उसको लेकर अब कोशिश ये की जा रही कि ये पता लगाया जाए कि कहां कहां इस्तेमाल किया गया है। कहीं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या कहीं ऐसी जगह तो इन्वेस्ट नहीं किया गया जहां पर न जाने और भी खुलासे हो पाएंगे। बिल्कुल तमाम तरीके से जांच होगी। इनकम टैक्स जांच करेगा कि पैसा अकाउंट से गया तो कहां गया, अकाउंट से क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाया गया, संपत्ति खरीदी गई या और कोई पे बिजनेस में लगाया गया। इन सारी चीजों की जो इनकम टैक्स जब कागज खंगालेगा, जब अकाउंट डिटेल निकालेगा, जब ऑनलाइन पेमेंट चेक करेगा गूगल पे, फोन पे का, तो कहीं ना कहीं ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जिससे इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो सकेगा। मामले को लेकर अभी नजरें कहीं ना कहीं सभी की टिकी हुई है एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर, जो कि 15 जुलाई को पेश होगी और चूंकि आज 14 तारीख है, महज एक दिन बाकी है। एसआईटी गहनता से लगातार रमन इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि जिन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस की टीम आईटी विभाग से यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, आईटी विभाग से जानकारी लेगी, उससे पहले एसआईटी की टीम जब रिपोर्ट पेश करेगी सरकार के समक्ष, तो उसमें भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि सारा मामला पैसे का है और पैसा अगर निकला है तो पैसे का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इनकम टैक्स की एंट्री हुई है। अब सवाल ढूंढ पाती है इनकम टैक्स या फिर जो सवाल के जवाब पहले ही एसआईटी को पता चल गए हैं, ये अभी हाल ही में सबके सामने पता चल जाएगा। और इस बीच खास बात यह है कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि आज टिन्नू यादव को लेकर, सुभाष को लेकर यहाँ पर सुनवाई का सिलसिला होगा, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन 20 जुलाई को भी अगली तारीख मुकर्रर की गई है। तो 20 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला सुनाएगा, तब उसके बाद शायद यहाँ पर सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है पूरे मामले पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है और ये भी कहा है कि नोटिस भी दिया, सरकार को दिया है, केंद्र सरकार को दिया है, ट्रस्ट को दिया है कि आखिर, और एसआईटी से भी पूछा कि आखिर रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, उसकी प्रक्रिया। ऐसे में अगर रिपोर्ट अगर कल तक आ जाती है तो तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामला सीबीआई को देना है या नहीं देना है। और रमन, ये भी जानेंगे क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी जवाब तलब करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर अपना रुख कैसे स्पष्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है उस दौरान? अब राज्य सरकार ने तो एसआईटी गठित की, जांच हो रही, लगातार अपडेट है, तो सरकार ये कह सकते हैं कि हमने एसआईटी को पूरा इंडिपेंडेंस दिया कि आप अच्छे तरीके से जांच करिए, पूरी आजादी दी और जांच हो रही है। केंद्र सरकार भी ये कह सकती है कि हमने राज्य सरकार से संपर्क किया तो जांच अच्छी तरीके से हो रही थी, इसलिए अभी उसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। रमन, अगर इन तमाम पहलुओं के से थोड़ा हटकर हम बात करें तो देखिए, आस्था को लेकर जो कुठारा घात हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो राम भक्त है वो खासा मायूस नजर आ रहे हैं। आप चूंकि अयोध्या भी गए थे, अयोध्या में जाके लोगों से भी आपने बातचीत की थी, क्या रिएक्शन राम भक्तों के सामने, और विशेषकर जब अयोध्या नगरी के राम भक्तों का हम जिक्र करते हैं तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना, वो फिलहाल इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, उनका नजरिया क्या है? बिल्कुल, ऐसे जो बहुत ज्यादा विवादित मामला हो गया उससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हुए निराश हुए और उनको लगा कि राम मंदिर जो कि एक मॉडल मंदिर था, एक आध्यात्मिक सेंटर था, वहां से ये खबर आई, ये बहुत ही निंदनीय बात रही। और न सिर्फ अयोध्या के बाहर के श्रद्धालु बल्कि अयोध्या के लोकल लोग इससे बहुत आहत हैं और इनका कहना है कि उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि मंदिर व्यवस्था में जो लोग
दोषी हैं उनको सजा मिले, ताकि आगे से ये नजीर बने कि भगवान की जो दान है और वो सिर्फ भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान की व्यवस्था के लिए होता, न कि व्यक्ति की व्यवस्था के लिए होता। निश्चित तौर पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उस पर तो नजरें पूरे देश भर की टिकी हुई है, जो कि एक मिसाल बनकर पेश हो यहाँ पर। बहरहाल जानकारी साझा की रमन, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां 7 बीजेपी के सांसदों ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। दिल्ली विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई है। केंद्र राज्य समन्वय को लेकर नेताओं ने मंथन किया है। संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल पर फोकस किया गया। बीजेपी की अहम रणनीति का बैठक के तौर पर माना जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी गई, जहां पर आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति रही है। साथ ही तमाम दिग्गज और मौजूद रहे। दिल्ली विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई है। पिछले कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर लगातार सरकार की कोशिश है कि किस तरह से उन मुद्दों को यहां पर खत्म किया जा सके, ताकि अगर जनहित या फिर आम जनमानस को, दिल्ली वासियों को किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उनको उन तमाम सुख सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। जिसको लेकर ये फोटो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से मुलाकात रही दिल्ली के विकास को लेकर और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सभी 7 सांसद यहां पर मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस दौरान उपस्थित रही और इसके साथ ही आपको बता दें कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, जहां पर रेखा गुप्ता ने सभी 7 सांसदों के साथ बैठक की है। दिल्ली से जुड़े हुए जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर रेखा गुप्ता की नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष में ये बैठक मानी जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ पर जो बैठक की है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है दिल्ली के सभी सांसदों से मुलाकात की है। इस बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा है, तथा प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा मौजूद थे। इस दौरान जो है दिल्ली के जो अन्य सभी लोकसभा सांसद सभी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान दिल्ली के विकास कार्यों, जनहित के मुद्दों, केंद्र राज्य के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हुई। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में बैठक माना जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, ये बैठक निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, लेकिन दिल्ली से जुड़े हुए विकास और जनहित के मुद्दों को किस तरह से प्राथमिकता के तहत उठाया गया? बिल्कुल, जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने पिछले दिनों लगभग 1400 करोड़ की योजनाएं जो दिल्ली की लंबित स्वीकृति दी, उसको लेकर पिछले दिनों अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री से धन्यवाद ज्ञापित किया था। उसके बाद यह बैठक अपने आप में कहीं कहीं दर्शाती कि दिल्ली के जो विकास कार्य हैं उसको लेकर चाहे दिल्ली के सांसद हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, सभी जो है एकजुट होकर संकल्पित हैं। ठीक है स्नेह कमल, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर जो है, नोएडा में फर्म से 2.52 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कोर्ट के आदेश पर दूसरी कंपनी पर केस दर्ज कर लिया गया। 2.52 करोड़ रुपए की कारोबारी धोखाधड़ी का ये केस दर्ज है। दूसरी कंपनी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस सेक्टर 6 स्थित फर्म ने ठगी का गंभीर आरोप लगाया। दुबई में प्याज निर्यात कराने का झांसा देकर ठगी की गई है। 2.52 करोड़ की बड़ी जालसाजी करने का ये आरोप है। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने ना तो माल भेजा, ना रकम लौटाई। पीड़ित ने धमकी देने का भी आरोप लगाया। फेज 1 आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित की तरफ से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है और पीड़ित की तरफ से कहा जा रहा है तकरीबन 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। और ऐसे में जब बात करने का प्रयास पीड़ित ने उन जालसाजियों से किया तो उनको धमकी दी गई है कि यहाँ पर अगर किसी को बताया, पुलिस में कंप्लेन कराई तो उसकी जान माल को भी नुकसान हो सकता है। तो बड़ी खबर, जहां दुबई में प्याज निर्यात कराने का झांसा देकर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 करोड़ की बड़ी जालसाजी करने का एक गंभीर आरोप है और कोर्ट के आदेश पर दूसरी कंपनी पर केस दर्ज करने की बात भी यहां पर कही जा रही है। तो नोएडा में फर्म से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। पीड़ित ने धमकी देने का भी आरोप लगाया
आपको बताते चले कि कोर्ट के आदेश पर दूसरी कंपनी पर केस दर्ज है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की कारोबारी धोखाधड़ी का ये केस दर्ज किया गया है। दूसरी कंपनी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अभी तक फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सेक्टर 6 स्थित फर्म ने ठगी का गंभीर आरोप लगाया। दुबई में प्याज निर्यात कराने का झांसा देकर ये ठगी की गई है। बड़ी वारदात जालसाजी की गई, जिसको अंजाम दिया गया आरोपियों की तरफ से। और ऐसे में आरोप ये भी लग रहा है कि तकरीबन 2.5 करोड़ की बड़ी जालसाजी की गई है। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने ना तो माल भेजा, ना रकम लौटाई और पीड़ित लगातार उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पीड़ित का यहां पर कॉल तक नहीं उठाया जा रहा, ना ही मैसेज का रिप्लाई किया जा रहा है। जिसके बाद पीड़ित ने यह भी कहा पुलिस से गुहार लगाते हुए कि लगातार पीड़ित को धमकी दी जा रही है जान से मारने की। और इसमें फेज 1 पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जालसाजी कहां से की गई है, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है। लेकिन 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। ये छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है और पीड़ित परिवार की जमा पूंजी थी, जिसको ठगों ने, आरोपियों ने पूरी तरह से यहां पर साफ कर दिया है। अब ऐसे में पीड़ित परिवार महज दर दर की ठोकरें खा रहा है और ऐसे में न्याय की गुहार ये लगा रहा है कि दूसरी कंपनी समेत 5 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर केस, जिस पर केस किया गया है, फर्म से 2.52 करोड़ की धोखाधड़ी यहाँ पर की गई है और ऐसे में जान से मारने की धमकी भी लगातार दी जा रही है। कोर्ट के आदेश पर दूसरी कंपनी पर फिलहाल केस दर्ज है और ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लेती है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, साइबर टीम इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, फिलहाल इस पर नजरें टिकी हुई है क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई जिस हिसाब से करेगी उसमें साइबर टीम की तरफ से भी लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो भी ठगी है, जो भी वारदात है, वो यहां पर सामने आ पाए, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। जहां पर आपको बता दें तकरीबन 2.5 करोड़ की रकम, जहां पर जालसाजों ने एक बड़ी यहां पर ठगी को अंजाम दिया है। और ऐसे में अब जब यहां पर सामान ले लिया गया तो उसके पैसे ले लिए गए, उसके बाद सामान तक नहीं भिजवाया जाता। तो देखिए, नोएडा में दुबई प्याज निर्यात कराने का झांसा देकर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जो है इस संबंध में कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने एक निजी कंपनी और उससे जुड़े हुए 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज कर ली है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित ओमेगा वर्ल्ड ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप नाम की एक्सपोर्ट फर्म के साथ ये जालसाजी हुई है। दिल्ली निवासी गुलशन सिंह ने इस फर्म की ओर से कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद केस यहां पर दर्ज किया गया। जहां आपको बता दें कि और भी कई कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं जो अलग अलग जिसमें ये लिस्टेड हैं, जहां पर निदेशक प्रसून देव और रुद्रादेव दासगुप्ता, संजय गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता प्रीतम दास को इस मामले में नामजद किया गया है, जिन पर FIR दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही ठगी का जो तरीका है वो आरोपियों ने दिसंबर 2024 में पीड़ित फर्म से संपर्क किया था। उन्होंने दुबई में बड़े स्तर पर 55 mm के प्याज का निर्यात कराने का झांसा दिया और इसके बदले उन्होंने अलग अलग तारीखों में कुल तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की जालसाजी की है। और इसी के साथ लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा सके। निकिता मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। निकिता, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है और साइबर टीम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए रितु, नोएडा में ये एक बड़े कारोबारी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां करीब 2 करोड़ 52 लाख की कथित जो ये ठगी का आरोप लगाया गया है। और आरोप ये है कि दुबई में प्याज निर्यात करने का झांसा देकर कारोबारी से करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन ना तो वहां तक प्याज निर्यात कराया गया और ना ही रकम वापस की गई। दरअसल ये पूरा मामला पाया गया है कि दूसरी कंपनी और उससे जुड़े हम कहें कि 3 विदेशी कंपनियों ने ये प्याज निर्यात कराने का भरोसा दिलाया और 2 करोड़ 52 लाख रुपए लिए, लेकिन ना प्याज निर्यात हुआ। और जब प्याज निर्यात नहीं हुआ तो उन लोगों ने पैसे वापस करने के लिए कहा और वो पैसे वापस नहीं दिए गए। और पीड़ित कंपनी का ये भी आरोप है रितु कि जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
और निश्चित तौर पर निकिता देखिए छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है जिसको लेकर ठगों ने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तकरीबन 2.5 करोड़ की ये रकम बताई जा रही है। जालसाजी का शिकार यहाँ पर पीड़ित हुआ है, लेकिन पीड़ितों की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, किस तरह से उनको न्याय चाहिए और साइबर टीम जो कार्रवाई कर रही है क्या उसको संतुष्ट नजर आ पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही जब कार्रवाई नहीं हुई, जब पीड़ित कंपनी ने कार्रवाई की, जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट पर जाकर अपनी पेशी की। वो कोर्ट पहुंचे पीड़ित कंपनी और कोर्ट के आदेश पर अब रितु फेज 1 थाना में दूसरी कंपनी पर लोगों के जो खिलाफ FIR दर्ज की गई है उस पर पुलिस जांच कर रही है फिलहाल। और जांच में जो भी पाया जाएगा, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जो भी लेन देन हुआ था उसकी जो सारी हिस्ट्री है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हुई हो उसकी हिस्ट्री है, वो सारी पुलिस छानबीन कर रही है और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी पुलिस का कहना है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है निकिता, जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। आपको बता दें कि आज चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां बांकीपुर उपचुनाव की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है और लगातार तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जहां चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे नितिन नवीन। शाम 4 बजे का समय होगा जब प्रदेश मुख्यालय में कोर टीम की बड़ी बैठक होगी। बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक होनी है। समन्वय बढ़ाने और प्रचार तेज करने पर फोकस यहां पर रहेगा। तो ये बड़ी खबर, जहां एनडीए सहयोगी दलों के साथ आपको बता दें कि यहां पर बैठक होगी और बैठक के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश होगी कि किस तरह से यहां पर तैयारी की जा रही है और आने वाले समय के लिए कैसे बेहतर परिणाम साबित हो सकते हैं, ताकि जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वो बीजेपी के पाले में आए। उपचुनाव यहां पर हो रहा है और आज चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे नितिन नवीन, जहां शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय में आपको बता दें कि ये बैठक को अंजाम देंगे। बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति पर मंथन यहां पर देखने को मिलेगा। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में फिलहाल खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है जो वो नितिन नवीन को अपने जिले में देखेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर की, जहां संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है इस मामले पर। अगले हफ्ते सुनवाई एक बार फिर से होगी नए सिरे के साथ। मस्जिद कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी थी, मस्जिद कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और फिलहाल ये सुनवाई टल चुकी है। मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश को चुनौती थी, लेकिन अभी इस चुकी सुनवाई टल चुकी है। अगली तारीख अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर की गई है। वहीं दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा शालीमार बाग क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने बीच सड़क पर बने एक तो देखिए, इस पर DDA का फिलहाल ये कहना है कि ये कार्रवाई सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर सरल, सुगम और जाम मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार और DDA ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां DDA की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली की तस्वीर है जहां पर सड़क पर अवैध धार्मिक ढांचा जो बना हुआ था, लेकिन अब उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।